एक समय था जब देवभूमि वास्तव में देवभूमि हुआ करती थी। लेकिन जब से उत्तराखंड में बाहरी लोग आकर यहाँ बसने लग गए, तब से देवभूमि की संस्कृति सभ्यता तो खत्म होती ही जा रही है। साथ ही यहाँ के निवासी भी चंद पैसों के लिए अपनी जमीन से हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल पिमोली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है। वैसे उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लाए जाने की मांग कोई नई मांग नहीं है, लेकिन अब न्यू मीडिया इतना हावी हो चुका है कि पल भर में कोई भी पहल या कोई मांग एक मूवमेंट या यूं कहे एक आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। अब न्यू मीडिया कितना सही कितना गलत ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन न्यू मीडिया से अपनी बात जनता तक पहुंचाना आसान हो गया है। यही कारण है कि आजकल उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। लग रहा है कि पहाड़ के लोग अब पिछले भू कानून में सुधार लाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये लड़ाई उत्तराखंड के हक की लड़ाई, उत्तराखंडियों के अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की मांग तेज हो गई है। दोस्तों, आपने हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज का एक ट्वीट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ट्वीट में कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत कुछ खास भी है। दोस्तों, महाराज जी ने ट्वीट के जरिए बताया कि बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने उत्तराखंड में जमीन ले ली है, जिसकी रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिर बहुत से लोग उत्तराखंड में जमीन खरीदते हैं, यहाँ बस जाते हैं। आखिर उत्तराखंड है इतना खूबसूरत कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यकीन नहीं है तो पौड़ी टिहरी देखो, पूरा का पूरा मुरादाबाद सहारनपुर बनने वाला है। लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझा जाए तो सब कुछ अलग ही गणित निकलती है। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड गठन के बाद सन 2002 तक अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे, जिसे 2007 में घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाया गया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 143 क और धारा 154 जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी गई। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बेहद ही लचीला है। जहां हिमाचल में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, तो वहीं उत्तराखंड में कोई भी बाहर से आकर जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग को समझने से पूर्व क्यों न पहले हिमाचल के भू कानून को जान और समझ लिया जाए। सन 1972 के दौरान हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे। दरअसल हिमाचल इस वक्त इतना संपन्न नहीं था। डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन न बेच दे। अगर हिमाचल के लोग अपनी जमीन दूसरों को बेच देते तो जाहिर सी बात है कि हिमाचली भूमिहीन हो जाते, जिसका सीधा प्रभाव उनकी संस्कृति और सभ्यता पर भी पड़ता, जिसका उदाहरण आप उत्तराखंड से समझ सकते हो। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान के तहत एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। कॉमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है, जिसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल तक कर दिया। मतलब कि अगर आप हिमाचल में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ 30 सालों तक पहले लीज पर या किराए पर रहना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून यानी कि लैंड लॉ आवश्यक हो गया है। इससे एक तरफ जहां उत्तराखंड के लोगों की आजीविका बढ़ेगी, क्योंकि जो भी बाहरी व्यक्ति यहां इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसके लिए उसे ज़मीन खरीदने के बजाय ज़मीन को लीज पर लेना पड़ेगा। इससे जाहिर तौर पर उस उत्तराखंडी की आजीविका भी बढ़ेगी और उसे अपनी ज़मीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी। है ना आम के आम गुठलियों के दाम। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी अपने जल जंगल ज़मीन से जुड़े रहेंगे, तो उनकी संस्कृति सभ्यता भी जीवित रहेगी।